तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 के अंदर हमें आंशिक भिन्नों का समाकलन ज्ञात करना सीखना है। आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, आंशिक भिन्न क्या होते हैं भैया? आंशिक भिन्न आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है 2x+3 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x+2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1। ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x+1। बताइए, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या ये सेम है या अलग अलग है? तो आपके सब बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही तो बनेगा, है ना। अब मान लो कि मैं आपसे पूछता कि भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता और इसका जो इंटीग्रेशन आता सेम ही आता ना भैया। अगर तुम इसका इंटीग्रेशन निकालो या फिर इन दोनों का अलग करके उसका इंटीग्रेशन निकालो, सेम ही आता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस भिन्न को, ये क्या था हमारा फ्रैक्शन था ना, भिन्न था, इस भिन्न को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। इस भिन्न को हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। टुकड़ों में क्यों तोड़ा? कई बार क्या होता है कि जो भिन्न होता है ना, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न बोलते हैं। भिन्न को अंशों में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्न बोलते हैं। और हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम आंशिक भिन्नों का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। अब आंशिक भिन्नों का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सीखने से पहले आपको परिमेय फलन के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय फलन समझते हो? परिमेय संख्याएं क्या होती थी? आपके आंसर ऐसी संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकें, उनको परिमेय संख्याएं बोलते थे। वैसे परिमेय फलन क्या होते हैं? ऐसे फलन जो बटे में लिखे जा सकें, या फिर कह लो कि इस टाइप के फलन px अपॉन में क्या हुआ x। ठीक है, इस टाइप के जो फलन होते हैं उनको परिमेय फलन बोलते हैं। अब परिमेय फलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं उचित परिमेय फलन और एक होते हैं विषम परिमेय फलन। उचित परिमेय फलन किसको बोलते हैं भैया? उचित परिमेय फलन में जो ऊपर फलन लिखा होता है उसकी घात जो नीचे फलन लिखा है उससे हमेशा कम होती है। अगर ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से कम है तो वो फलन उचित परिमेय फलन होगा। और अगर ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से कम नहीं है, अगर ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से कम नहीं है, घात से कम नहीं है मतलब या तो ज़्यादा है या फिर बराबर है, तो इस टाइप के फलन को हम बोलते हैं विषम परिमेय फलन। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे आप यही वाला एग्जाम्पल देख लो ना, ये किस टाइप का फलन है, उचित परिमेय है कि विषम विषम परिमेय है? तो आपने से ये हमारा उचित परिमेय है। उचित परिमेय कैसे? ऊपर वाली घात कितनी है, एक है, और नीचे वाली घात कितनी है, दो है। देखो, ठीक है, घात समझते हो? घात का मतलब हाईएस्ट पावर। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और नीचे वाले में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ऊपर वाले की घात नीचे वाली घात से क्या है, कम है। तो ये हमारा किस टाइप का फलन हो गया, उचित परिमेय फलन हो गया। ठीक है, ये वाला फलन बताओ ये किस टाइप का फलन है? आपका आंसर ये भी उचित परिमेय फलन है। कैसे? अरे ऊपर वाले की घात नीचे वाली घात से कम नहीं है क्या, उचित परिमेय फलन। ये वाला कैसा फलन है, उचित परिमेय फलन। ठीक है, तो उचित परिमेय फलन वो होगा जिसमें ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से कम हो, सीधी सी बात है। अगर ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से कम है तो वो उचित परिमेय फलन, नहीं तो विषम परिमेय फलन। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, है ना। अब आंशिक भिन्नों के द्वारा, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को समझना बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करें। अगर आप एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना इस एक्सरसाइज के, तो आपको दिक्कत आएगी। टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करिए, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको इस एक्सरसाइज को टाइप वाइज कराऊंगा, है ना। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में कुल 5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चन कौन से होंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, पहले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, लिख लो, पहले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो आपको फलन देखने को मिलेगा वो उचित परिमेय फलन होगा। ठीक है। और उन फलनों की खास बात क्या होगी कि उनमें जो हर के अंदर, हर में जो रैखिक फलन दिए होंगे, जो रैखिक फलन दिए होंगे वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। 4 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 टाइप के बेसिकली, 5 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें उचित परिमेय फलन होगा, और उन उचित परिमेय फलनों में जो हर होगा उसमें रैखिक फलन जो होंगे ना वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, मान लो कि आपसे कह दिया कि भैया इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करो, तो आप देखो कि ये उचित परिमेय फलन है कि नहीं है। आपके साथ बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर वाले की घात 1 है, नीचे वाले की घात कितनी आएगी, सोल्व करने पे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, 2 आएगी। तो ये उचित परिमेय फलन है, ये भी उचित परिमेय फलन है, ये भी उचित परिमेय फलन है, ये भी उचित परिमेय फलन है, और ये भी उचित परिमेय फलन है। ठीक है, तो उचित परिमेय फलन तो है भैया। दूसरी बात आप यहाँ पे नोटिस करिए कि जो यहाँ पे हर है, जो यहाँ पे हर है वहां पर जो रैखिक फलन लिखे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे ये रैखिक फलन, ये रैखिक फलन अलग अलग है ना, रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पर अगर आप देखें तो रैखिक फलन लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको रैखिक फलन के अंदर तोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रैखिक फलन के अंदर तोड़ूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तोड़ के देख लीजिए, ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पे भी रैखिक फलन रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर भी हर के अंदर जो रैखिक फलन लिखा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे उचित परिमेय फलन लिखा हो और हर के अंदर जो रैखिक फलन लिखा हो वो रिपीट ना हो रहा हो, तो इस टाइप के फलनों को हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 वाले क्वेश्चन। और टाइप 1 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसका क्या सूत्र है वो बताने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएं, इस टाइप के, जिसको मैं लिख रहा हूँ ना रेड पेन से, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो अब दिख जाएगा। इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, जहाँ पे उचित परिमेय फलन हो, दूसरी बात हर के अंदर जो रैखिक फलन लिखे हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, तो इस टाइप के सवालों को, इस टाइप के सवालों को, या फिर कह लो कि इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, उनको अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। उनको अगर हम लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इस टाइप से कभी हमें सवाल दिख जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे आप ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे ना और वैल्यू पुट कर देंगे ना, फिर इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो आपका आराम से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। समझो, अगर आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तब नहीं निकाल पाएंगे आप इसको, लेकिन अगर आप इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, फिर आप इसका इंटीग्रेशन आराम से ज्ञात कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। जैसे आप इस सवाल में देखो, यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन ज्ञात करोगे तो नहीं निकलेगा तुमसे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकलेगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, दिक्कत आएगी, है ना। इसको तो चलो कैसे ना कैसे निकाल लोगे तुम, इसको नहीं निकाल पाओगे क्योंकि नीचे क्यूब बन जाएगा। नीचे अगर स्क्वायर बनेगा तब निकल जाएगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 7.4 में ये चीज़ सीखी थी कि अगर ऊपर रैखिक फलन हो और नीचे स्क्वायर वाला फलन हो तो उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने का तरीका सीखा है, तो वैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे क्यूब बनेगा, नीचे यहाँ पे क्यूब बनेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे ना तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर आप इन सवालों को, ये जो यहाँ पे भिन्न लिखी हैं, ये जो यहाँ पे भिन्न लिखा है, इनको अगर आप इस तरीके से अंशों में तोड़ लें, टुकड़ों में तोड़ लें, फिर इंटीग्रेशन ज्ञात करें, फिर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे।
तो इसको आप एज ए फॉर्मूला रट लीजिए कि कभी भी हमें इस टाइप का सवाल मिल जाए जहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है वो उचित हो, जो हमारे पास भिन्न दिया है, जो हमारे पास फलन दिया वो उचित परिमेय फलन हो, और उसमें हर में जो रैखिक फलन दिए हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको इस रूप में तोड़ेंगे और फिर इंटीग्रेशन याद करेंगे। इनको आप एज अ फॉर्मूला रट लीजिए। समझ रहे हो? आई बात समझ में? इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दिया ताकि आपको थोड़ा सा साफ साफ दिखे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ये वाला सवाल देखिए आप, ये पहला सवाल है। तो सवाल देखते पहले तो आप ये देखो कि भैया ये हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपके आंसर, ये तो हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये उचित परिमेय फलन है और इसमें जो हर में जो हमारे रैखिक फलन लिखे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। अब टाइप 1 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? आप कहेंगे सर टाइप 1 वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास फलन दिया है उसको हम इस रूप में तोड़ने की कोशिश करते हैं, a अपॉन में x+1 प्लस में b अपॉन में x+2। ऐसे तो तोड़ना है ना। देखो ये देखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिया था, तो मैंने इसको कैसे तोड़ा, मैंने इसको ऐसे तो तोड़ा, a अपॉन में ये वाली चीज़, b अपॉन में ये वाली चीज़, c अपॉन में ये वाली चीज़। वही सेम चीज़ यहाँ पे करिए, ये देखिए a अपॉन में ये वाली चीज़, b अपॉन में ये वाली चीज़। ठीक है, तो अगर आपको टाइप 1 वाला क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको उसको इस रूप में तोड़ना है। तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करें भैया? बहुत आसान है, करके बताइए। बताते हैं, तो इसको तो सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे एलसीएम ले लो। अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारा एलसीएम कुछ इस तरीके से आएगा। अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a इंटू x+2 प्लस में b इंटू x+1। अब a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे करोगे? तो आप कहेंगे सर इस टाइप के सवाल तो पहले भी आए थे। कैसे करते थे? हम जो x के गुणांक हैं उनको कंपेयर कर लेते थे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1। यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा जब आप सोल्व करेंगे, तो ये होगा a प्लस बी। और जो अचर पद हैं उनको हम बराबर रखते थे। यहाँ पे अचर पद क्या है, 0। और यहाँ पे अचर पद क्या आएगा जब आप सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 2a प्लस बी, है ना। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो और a और b की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो एक तो ये तरीका है a और b की वैल्यू ज्ञात करने का, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है ना। इसको और भी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने ना, तो और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। और आसान तरीके से कैसे, बताते हैं। तो आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो एक काम करो, सबसे पहले आप ये सोचो कि जैसे मुझे ए की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू तब निकलेगी जब ये बी वाला जीरो बनेगा, है ना। तो इस ये बी वाला जीरो कब बनेगा? आप कहेंगे सर बी वाला जीरो तब बनेगा जब मैं एक्स की वैल्यू -1 रखूँ। तो आप एक काम करो, एक बार एक्स की वैल्यू -1 रख दो। एक्स की वैल्यू -1 क्यों रखी, समझ में आया? एक्स की वैल्यू -1 इसलिए रखी ताकि ये बी वाली चीज़ जीरो बन जाए, है ना। तो अगर ये जीरो बन गई तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, बताना। तो आपके आंसर हो जाएगा -1 बराबर ए इंटू एक्स की जगह -1 रखना है बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, -1, तुरंत निकल गया। इस तरीके से भी आप ए और बी की वैल्यू याद कर सकते हो। अब ऐसे अपने आप से सवाल पूछो कि यार ये ए वाली वैल्यू, ये वाली चीज़ जीरो कब बनेगी, अपने आप से ये सवाल पूछो। तो आपके आंसर ये वाली जीरो तब बनेगी जब एक्स की वैल्यू -2 हो। तो एक्स की वैल्यू -2 रख दो, रखना। तो एक्स की वैल्यू -2 रखोगे तो आ जाएगा -2 बराबर, ये तो जीरो बन गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, बी इंटू -2 +1, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। ए और बी की वैल्यू आ गई, वही हमें चाहिए थी, उसी की तो हमें दरकार थी, है ना। अब अब ए और बी की वैल्यू आ जाने के बाद इनको रख दो यहाँ पे, है ना। और इंटीग्रेशन करना है ना अपने को, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना दोनों तरफ। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी भैया, समझ रहे हो। आई बात समझ में? मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, बस यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और इंटीग्रेशन का सिंबल
लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन ज्ञात करना था। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर मैं इंटीग्रेशन को स्प्लिट करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन बताना, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसको फंक्शन बोल लूँ तो ऊपर वाला डेरिवेटिव है, अगर ऊपर डेरिवेटिव लिखा हो नीचे फंक्शन लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है log fx करके। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज़, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log fx करके। टू तो बाहर था ना, ठीक है, और प्लस ही तो लगाना है ही, उसको मत भूलना तुम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात, क्लियर, समझ में आ रही है। तो ऐसे करना था। अब इसका जो आंसर निकला ना उसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, एक्सरसाइज 7.4 वाले तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 7.4 वाले तरीके से कैसे, तो आप अगर देखें तो ऊपर तो लिखा है एक लीनियर फंक्शन रैखिक फलन, और नीचे लिखा है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन द्विघाती फलन, है ना। सोल्व करेंगे तो ऐसे तो बनेगा, नीचे वाला ऐसे ही तो बन सकता है ना, जो मैं सोल्व करूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता था, ये हमारा कुछ इस टाइप से बन रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का बन रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते थे, आपको एक्सरसाइज 7.4 में सिखाया था। तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के बजाय एक्स क्यूब होता, फिर ये तरीका काम नहीं करता। ये तरीका तभी काम करता है जब ऊपर रैखिक फलन हो और नीचे हमारा द्विघाती फलन हो, तब ये वाला तरीका काम करता है। अगर नीचे एक्स क्यूब होता फिर ये काम नहीं करता, फिर इसको 3 फैक्टर के अंदर तोड़ना पड़ता, फिर ये वाला जो तरीका मैंने बताया, ये वाला जो तरीका होता है ये वाला काम करता फिर। समझो, तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं भैया, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। समझ में आई मेरी बात, ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर, ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने सोल्व किया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दूसरा सवाल है भाई, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद इसको ट्राई करो। तो हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अब इसको तुम है ना एक्सरसाइज 7.4 वाले तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो पी एक्स प्लस क्या हुआ है, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे गुणा गणा करेंगे तो ए एक्स क्यूब बनेगा, ए एक्स स्क्वेयर वाला चीज़ नहीं बनेगी, द्विघाती फलन नहीं बनेगा नीचे। तो उस तरीके से आप कर ही नहीं सकते इसको, इसको हमें आंशिक भिन्न वाले तरीके से करना पड़ेगा, टाइप 1 वाले क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले तो ये देखो कि भैया किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे ये तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उचित उचित परिमेय फलन है ये, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे हर में जो रैखिक फलन लिखे गए हैं वो सारे के सारे अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस में बी अपॉन में एक्स माइनस 2 प्लस में सी अपॉन में एक्स माइनस 3। अब ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर जब मैं एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम लेके नहीं दिखा रहा हूँ, एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये आएगा, और सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाली चीज़ कट जाएगी ना, तो उसको मैं लिख के नहीं दिखाया, ठीक है जी। अब एक तरीका तो ये हो सकता था कि भैया तुम इसको सोल्व कर लो, फिर फिर तुम जो x के गुणांक हैं उनको बराबर रखो, अचर पदों को बराबर रखो, सोल्व करो, बहुत लंबा पड़ जाता, खिचड़ी बन जाती है ना। तभी मैंने तुमको दूसरी जो ट्रिक थी वो सिखाई, है ना। तो तुम्हें किसकी वैल्यू याद करनी है, यहाँ पे ए बी और सी, तीन चीज़ ना, ए बी और सी की वैल्यू याद करनी है। कैसे याद करोगे, तो आपसे सवाल पूछो कि जैसे मुझे ए की वैल्यू याद करनी है ना, तो ए की वैल्यू तब निकलेगी जब ये बी और सी जीरो हो। अब ये बी जीरो कब बनेगा, आप कहेंगे सर बी जीरो बनेगा जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ, और सी भी जब जीरो बनेगा जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करें। तो एक काम करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 - 1, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा a इंटू 1 - 2 इंटू 1 - 3। ये तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, है ना। एक्स की वैल्यू 1 क्यों पुट की, ताकि ये दोनों जीरो बन जाए और मैं a की वैल्यू याद कर पाऊँ, इसलिए पुट किया, ठीक है। तो हो जाएगा 3 में से गया 2 बराबर
सोल्व करना है इसको, माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि 2a। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई भैया 1। बस समझ में आ गई। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू तो याद कर ली है ना। अब मुझे बताओ कि जैसे मुझे बी की वैल्यू याद करनी है ना, तो बी की वैल्यू कैसे याद कर सकता हूँ? आपके सब बी की वैल्यू याद करने के लिए इस ए और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। ए और सी जीरो कब बनेंगे भैया? है ना, एक्स की एक ऐसी कॉमन वैल्यू देखो जिससे कि ए और सी जीरो बन जाए। तो आप कहेंगे सर जब आप एक्स के लिए 2 पुट कर देंगे ना तो ए और सी दोनों जीरो बन जाएंगे। तो एक काम करो, एक्स के लिए 2 पुट कर दो। एक्स के लिए 2 पुट करोगे तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 2 6 -1 यानी कि 5 है ना। ये क्या हो जाएगा? ये तो सर जी जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें निकालनी है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब ये दोनों जीरो बन जाए। अब ये जीरो और ये जीरो कैसे बनेगा भैया? एक ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यू सोचो जिससे कि ये भी जीरो बने, ये भी जीरो बने। तो तुम कहोगे सर जब आप एक्स की जगह 3 रख दें, देखिए है ना, एक ही वैल्यू ढूंढने, कभी तुम दो वैल्यू निकालो यहाँ से, एक वैल्यू पूछा मैंने तुमसे। तो जब आप एक्स के लिए 3 रख देंगे ना तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो एक काम करो, एक्स के लिए 3 रख दो। तो जब आप एक्स के लिए 3 रखेंगे तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 में 3 9, 9 से गया 8। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? आप कहें तो शून्य बन जाएगा ना। ये भी शून्य बन जाएगा। ये हो जाएगा c इंटू 2 इंटू 1 यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर ए बी सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और इंटीग्रेशन ज्ञात कर लूंगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन को डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये था ना, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल यहीं पे लगा देते हैं, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। समझ रहे हो? ए बी सी की वैल्यू पुट कर दूंगा और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा। यहीं पे लगा दूं, ए बी सी की वैल्यू यहीं पे पुट कर दूं। देखो, तो मुझे बताओ कि ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी सर जी 1, तो ए की जगह लिख देता हूं मैं 1। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू सर जी -5, तो बी की जगह लिख देता हूं -5। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है सर जी 4, तो सी की जगह लिख देता हूं 4। बासन भाई, अब इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लो तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इनका इंटीग्रेशन, मैंने थोड़ा सा स्प्लिट करके कर रहा हूँ। ये 4 को बाहर निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ऊपर हो जाएगा। 1 को भाई से बाहर निकालने की जरूरत है नहीं, सिंपल पता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -5 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो ऊपर 1 नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो, मैं इतना ही कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई? तो ऐसे सॉल्व करना था बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा। रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये सवाल देखा, सवाल में हम देखा कि यार तो बटे वाला सवाल आ गया है ना। अब बटे वाला सवाल आ गया तो भैया, तो इंटीग्रेशन में भाग का तो कोई सूत्र है ही नहीं, और सच बता रहा हूँ भाग का तो कोई सूत्र है ही नहीं। भाग का कोई डायरेक्टली सूत्र नहीं है। गुणा का तो सूत्र था, लेकिन मैं तुमसे स्टार्टिंग में झूठ बोला कि नहीं है, लेकिन गुणा का तो सूत्र होता है, लेकिन भाग का कोई सूत्र नहीं है भैया। तो बटे वाला सवाल आ गया तो हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि भाई किस टाइप का सवाल है। तो हमने देखा ये तो टाइप 1 वाला सवाल आ गया। किस टाइप वाला सवाल आ गया? टाइप 1 वाला। ठीक है,
तो टाइप 1 वाले सवाल को हम कैसे ले सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने सोच लिया इसको ऐसे ऐसा लिखा, फिर ए बी सी की वैल्यू याद करी, वही आई। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू को पुट किया तो कुछ ऐसा बना, इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया और आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करना चाहिए भाई, तीसरा जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको वीडियो पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते पता चल गया, क्योंकि उचित परिमेय फलन है और हर के अंदर जो रैखिक फलन दिए गए हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये जो भिन्न लिखा है, भिन्न माने फ्रैक्शन, ये जो हमारा फ्रैक्शन लिखा है, इसको मैं इस रूप में तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू याद करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लीजिएगा, काटा पिटाई करिएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। है ना, ऐसा कैसा दिखाई देगा भैया, आप एलसीएम लो ना, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 ऐसे एलसीएम आएगा। फिर जब तुम इससे भाग करोगे तो ए की इनके साथ गुणा होगी, बी की इनके साथ गुणा होगी, सी की इनके साथ गुणा होगी, ऐसा होता है। तो अब ए बी सी की वैल्यू याद करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि भैया इसको सोल्व कर लो, फिर तुम गुणांकों को कंपेयर कर लो, फिर निकालो ए बी सी की वैल्यू, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भैया जैसे तुम्हें ए की वैल्यू याद करनी है, तो तुम्हें बी और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। तो अपने आप से सवाल पूछो कि बी और सी जीरो कब बनेंगे, है ना, एक्स की एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे कि बी और सी जीरो बन जाए। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे एक्स माइनस वन लिखा है, यहाँ पे एक्स माइनस वन लिखा है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रख दूँ तो बी और सी दोनों जीरो बनेंगे। तो एक्स की वैल्यू एक बार तो रख दी वन। ठीक है, तो एक्स के लिए अगर तुम वन रखोगे तो ये तो हो जाएगा वन बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, यानी कि ए की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू। समझे, ठीक इसी तरीके से अब तुम्हें बी की वैल्यू याद करनी है, तो अपने आप से सवाल पूछो कि ए और सी जीरो कब बनेंगे, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ए और सी जीरो बनेंगे। तो आप कहेंगे सर दो, है ना, तो एक बार एक्स के लिए दो रख दो, तो ये हो जाएगा दो बराबर, ये तो शून्य बन गया, ये भी शून्य बन गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का टू। ए की वैल्यू मैंने सही निकाली है क्या, चेक करूँ एक बार। हाँ ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें सी की वैल्यू याद करनी है ना, तो ए और बी जीरो कब बनेंगे। तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू जो आप तीन रखेंगे, तो ये हो जाएगा तीन बराबर, ये तो जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इंटू टू इंटू वन, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो भैया, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ए की वैल्यू क्या थी, आप कहेंगे सर वन बाई टू, तो यहाँ पे वन बाई टू लिख देते हैं एक ही जगह। ठीक है, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू लिख देता हूँ। सी की वैल्यू क्या है, थ्री बाई टू, तो सी की जगह थ्री बाई टू लिख देता हूँ। समझ रहे हो, अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, तो क्योंकि तुम्हें तो इंटीग्रेशन याद करना था ना, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ तो डी एक्स जरूर लिखना, मैंने डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया, बार बार स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसका इंटीग्रेशन बताना, तो आप कहें सर वन बाई टू को बाहर निकाल लूंगा, ऊपर फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बताना, आप कहें सर माइनस टू को बाहर निकाल लूंगा, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। थ्री बाई टू को बाहर निकाल लूंगा, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन याद कर लिया और ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। समझ रहे हो, तो ऐसे करना था। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना।
अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इन दो क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ पे तो बटे में रैखिक फलन लिखा ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, रैखिक फलन में तोड़ लो इसको, है ना। जोड़े तो 3 आए, गुणा करें तो 2 आए, जैसे क्लास 10th में नहीं करते थे तुम, तो वैसे फैक्टर कर लो इसके। फैक्टर करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो इसके फैक्टर कर लेना, तो कुछ ऐसा बन गया। अब ये बन गया ना, देखो ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तो उचित परिमेय फलन है, और नीचे हर में जो हमारे पास रैखिक फलन दिए हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं अभी अभी सिखाया, 3 क्वेश्चन करा भी दिए, तो उस तरीके से इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ अभी। सेम चीज़ इसके साथ करिएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो x² - 4 लिखा है, अरे भैया तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ऐसे लिख लो। अभी किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, टाइप 1 वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि उचित परिमेय फलन भी है और नीचे जो हमारे पास रैखिक फलन लिखे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, अभी अभी सिखाया, 3 क्वेश्चन भी करा दिए, तो वैसे सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को भी। तो इन दोनों का मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इनको खुद ब खुद सोल्व करिएगा। और इस तरीके से हमने टाइप 1 वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व करते हैं वो हमने सीख लिया। ठीक है, इसका आंसर एक बार लिख देता हूँ। तो जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएंगे भाई, है ना। खुद ब खुद सोल्व करिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने टाइप 1 वाले क्वेश्चंस को सोल्व किया। अगले लेक्चर में टाइप 2 और टाइप 3, इन दो टाइप्स वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।